नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के हवन से सियासत के साथ साथ समाज के उस सवाल को भी एक बार फिर सामने ला करके खड़ा कर दिया है, जिसे हम अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। क्या किसी व्यक्ति या समुदाय के कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक जगह को शुद्ध करने की जरूरत महसूस करना महज धार्मिक आस्था है, या इसके पीछे छुआछूत और जातिगत भेदभाव की भी सोच काम कर रही है? एक तरफ श्री राम सेना के कार्यकर्ता इसे धार्मिक आस्था और परंपरा से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे दलित अस्मिता और सामाजिक भेदभाव का मुद्दा बता रही है। बीजेपी ने इस घटना के लिए दुख जताया है और जांच की बात कही है, लेकिन सवाल सिर्फ हल्द्वानी के राम मंदिर में रामलीला मैदान में हुए हवन का नहीं है। सवाल उस मानसिकता का है जो आज भी शुद्ध और अशुद्ध के पैमाने पर इंसान और उसके कार्यक्रम को देखने लगती है। क्या राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर सामाजिक न्याय की बहस कर रहे हैं या इसे चुनावी हथियार में बदल रहे हैं? हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान जो आज इस चर्चा का आधार बने। मैं किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। सालों से यहां हूं और मिचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी? रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जिस तरीके की घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके की घटनाओं से हमारा देश बाहर निकल आया है। इस बात की दलील हर राजनीतिक दल की तरफ से दी जाती है। समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सारी चीजें ना हो, इस बात की भी चिंता लगातार की जाती है। लेकिन भारत की जो राजनीति है, उस चीज को अगर हम केवल जातियों के पैमाने और हिंदुओं के इस जातिगत व्यवस्था में बांध करके देखेंगे तो उस चीज के साथ भी एक अन्याय होने लगेगा, क्योंकि जब राजनीति इसमें आती है तब पैमाने बदलते हैं। ये पैमाने बदल रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि एक राजनीतिक दल को किसी घटना से किस तरीके से फायदा है, किस तरीके का उसी राजनीतिक दल को नुकसान है, या अलग अलग राजनीतिक दलों के फायदे और नुकसान हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के संदर्भ आज के समाज में, जो आज का भारत है, इसको छोड़ दीजिए कि आप पहले की स्थितियां, आज से 50 साल पहले की स्थितियों को कतई मत लीजिए। आज जहां हम खड़े हैं उस जगह पर जब इस तरीके की घटना हो रही है तो ये कुछ नए सवाल भी पैदा कर रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मथुरा दत्त जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के लीडर। विपिन जोशी जी संस्थापक हैं संस्कार परिवार के। गिरीश पांडे अध्यक्ष हैं श्री राम सेना के। राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं।
हमने आपको बताया कि जिस तरीके की स्थितियां हल्द्वानी में बनी हैं, उसके बाद जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, हम एक एक कर उनके पास चलते हैं और सबसे पहले हम गिरीश पांडे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थिति हल्द्वानी में बनी है, श्री राम सेना ही वो संगठन बताया जा रहा है जिसने इस तरीके का कार्य वहाँ पर किया है। आप बताएं कि ऐसा क्या वहाँ पर हुआ जिसकी वजह से श्री राम सेना ने इस तरीके का काम किया है। जी, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में विपिन जोशी जी हैं, संस्थापक है संस्कार परिवार के। विपिन जी, जो हल्द्वानी में हुआ है, ये आपके तो संगठन का नाम ही संस्कार परिवार है, ये किस तरीके के संस्कार हैं, किस तरीके की स्थिति है? देखिए, हमारी देवी भूमि की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, और इस कड़ी में सब प्रकार के अतिथि यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उनके भी जो शीर्ष नेता हैं वो भी आते हैं, और निश्चित रूप से उनका यहाँ पर हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन होता है। तो अभी मुझे पूरा जो ये तथ्य है, पूरा वाकया है, ये पूरा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मुझे जानकारी है, उस हिसाब से अगर उसको कोई पॉलिटिकली कुछ ऐसा किया गया है तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अब कुछ ही उनकी अपनी कोई वहां पे रामलीला होती है और लोगों के जूते वगैरह, वहां पर जूते से लोग गए होंगे, दूसरी ऐसी चीजें हुई हैं, इस भाव से अगर उनकी कुछ भावनाएं हैं वो एक अलग विषय हो सकता है। तो यहाँ पे छुआछूत या किसी भेदभाव के कारण कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 21वीं शताब्दी में इसको किसी भी सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। सब लोग एक हैं और सबका स्वागत और अभिनंदन है। चलिए विपिन जी, आपने अपना पॉइंट रखा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर रामलीला ग्राउंड नाम से ही सार्वजनिक पार्क या वो मैदान होता है जहां पर कई तरीके की रैलियां भी आयोजित होती हैं, अलग अलग तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली में भी रामलीला मैदान है। उस रामलीला मैदान में सिर्फ रामलीला होती है और बाकी समय ताला बंद रहता है, ऐसा नहीं है। वहां पर अलग अलग तरीके के आयोजन होते रहते हैं। ट्रेड फेयर भी लगती है, धार्मिक आयोजन भी होते हैं, रैलियां भी हो जाती हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हैं हमारे साथ में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता भी हैं, जिस तरीके की घटना हुई उसके जो रिपरकेशन हैं, उसके जो परिणाम हैं, वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन समझ सकता है। और जिस तरीके की घटना वहां पर हुई है, उस संगठन का बीजेपी से लेना देना है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके शासनकाल में अगर इस तरीके की घटना हुई है तो आपकी सरकार इससे बच नहीं सकती है। देखिए शेखर जी, पहली बात तो यह है कि कोई सरकार का आयोजन नहीं है, न सरकार के संरक्षण में यह आयोजन हुआ है। जिसने भी किया है वो स्वतंत्र संस्था है, और वो रामलीला मंच की संस्था, उनकी अपनी श्री राम सेवा समिति है, वो हल्द्वानी की अपनी है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि निश्चित रूप से ये गलत काम हुआ है। हम भी इसका समर्थन नहीं करते। हमने खुद कहा है, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेता सदन राज्यसभा, उन्होंने भी इसकी निंदा की है, और अन्य हमारे लोगों ने भी उसकी निंदा की है। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ये काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के न सदस्य हैं, न भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, न भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। जेपी नड्डा साहब ने आज सदन में इस बात को कहा, जोशी जी, जेपी नड्डा साहब ने कहा सदन में खड़े होकर के, जब खड़गे साहब ने अपनी बात रखी कि हम इसकी जांच कराएंगे, इसकी तह तक जाएंगे। निश्चित रूप से आप बताएं कि आपकी सरकार ने अभी ये बात कहे हुए उनको कई घंटे हो गए।
आपकी सरकार ने एक क्या बात किया है अब तक? ना, ये कई घंटे हो गए हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसकी जांच हो रही है, जो लोग भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कहीं से कोई रिपोर्ट उनके खिलाफ व्यक्तिगत रिपोर्ट कोई एफआईआर करेगा, उसमें भी जांच होगी। कोई एफआईआर और नहीं उसमें भी करेगा। अगर ना 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 कानूनी- ना, आप गलतफहमी में मत कानूनी- बैठिए मथुरा जी, जी कोई गलतफहमी जी। मत पालिए। कोई एफआईआर कराने नहीं जा रहा है और किसी आप तरीके गलत नहीं बात- मैं देखिए आप बात समझिए। ये नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। पहले मेरी बात सुनिए। मेरे क्या चाह रहे हैं कि सरकार अभी पकड़ के उनको जेल में डाल दे? बताइए, आप एंकर हैं, समझदार एंकर हैं, इतना बड़ा चैनल है आपका कहने का आशय क्या है? सरकार पकड़ के डाल देगी? मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि भाई हाँ, आप तो मैंने कहा ना, नेता सदन ने कहा है, और अगर कोई बात पार्लियामेंट में उठी है तो निश्चित रूप से सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। तो मैं भाई आपसे पूछ रहा और उसकी हूं सरकार कि जांच भाई करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उसमें आदेश हुए हैं, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, उसकी जांच करिए। अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या है ये मामला? हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं और हमारे लोग, हमने नहीं कहा। अगर लोगों को ज्यादा ही राजनीति करनी है, आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? देना रिपोर्ट। राजनीतिक रोटियां मैं सेकने इसीलिए के कह लिए रहा हूं नहीं होती मथुरा है जी, काम। आप वो माहौल ठीक है, खराब करने आप के लिए नहीं मुझे होता है काम। आप चैनल को, एंकर को आप इस कह सकते हैं। ये घटना आज से कई दिन पहले की है। 8 तारीख की घटना है, आज 13 तारीख देखिए, है। आप आप संज्ञान ले सकते थे इस घटना का। हमारे संज्ञान में भी कल ये घटना आई और इस घटना का संज्ञान लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से संज्ञान लिया गया। नैनीताल प्रशासन को कहा गया इसकी जांच करिए। आज सुबह मामला सदन में उठा। नेता सदन ने बहुत शालीनता से, बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा कि जो घटना घटित हुई है हम उसकी निंदा करते हैं और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे ये बात कह रहा हूँ, हम उसकी निंदा करते हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं। हमारे कोई भी व्यक्ति उस प्रकरण में संलग्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा जो उन लोगों की बाइट आई है, जो उन लोगों ने मीडिया के सामने कहा है कि उस मैदान में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसलिए हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये उनका अपना निर्णय है। ये कितना सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ठीक है, सरकार कह रही है हम इसके भारतीय जनता पार्टी का कोई संरक्षण है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो खुद ही ये बात कही मथुरा जी कि आपसे संबंध है नहीं है, ये तो अपनी, मैंने तो खुद ही ये बात कही कि हम नहीं जानते इस बात को। लेकिन आप सत्ता में हैं तो मेरे सवाल थोड़े से चुभेंगे, ऐसा नहीं होता। चुप नहीं रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं हर ठीक है। अभी आप देखिए, मैंने तो अपनी बात कही, आप उखड़ रहे थे। अभी मैं धस्माना साहब के पास जा रहा हूं, आपके अच्छे मित्र हैं। सुनिए जोशी जी, मैं कतई नहीं उखड़ता हूं ना। अब मैं कह रहे हैं कि क्या सुनिए तो आपके, मैं कह रहा हूं, देखिए अब मैं सूर्यकांत धस्माना जी के पास चलता हूं। आप सुनिए, आपके ही मित्र हैं, उत्तराखंड के ही हैं, कांग्रेस के, ठीक है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं आपकी बात का जवाब महाराज, मैं कहीं उखड़ नहीं रहा हूं, कहीं नाराज नहीं हो रहा हूं। आपने सवाल किया, मेरा धर्म बनता है मैं आपके सवाल का जवाब दूं। ठीक बात है। नहीं होता क्या है कि बाकी सब कटघरे में होते रहे हमारे, नहीं, हम पत्रकारों के सामने एक चुनौती। 1 मिनट रुक जाइए मथुरा जी, अब मेरी बात सुनिए। हर चीज की सफाई नहीं, आप मेरी बात भी समझ लीजिए। हमारे पत्रकारों के सामने भी समस्या है। हम आपसे तीखा सवाल रखें तो हो जाता है कि हम उनकी तरफ के हैं क्या, उनसे अभी हम जब पूछेंगे तो हो जाएगा इधर के हो क्या। हमारे सामने भी चुनौती है। नहीं, इस देश को ऐसे स्थिति में पहुंचाया है आप ही लोगों ने। नहीं, हम थोड़ी ऐसा कर रहे थे। हम जैसे लोग ठीक है, अब जोशी जी मैं धस्माना जी के पास जाऊंगा, आप उनको सुने। आप जोशी जी अब धस्माना जी की बात सुने, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिए। सूर्यकांत जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए चूंकि आप राजनीतिक समझबूझ रखते हैं, आप महत्वपूर्ण पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, पॉलिटिकली कई काम ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से किए जाते हैं, उनका माइलेज लिया जाता है, बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मूव बनाती हैं। लेकिन कई बार जिस क्रूशल स्टेज में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको भी लग रही होगी कि बीजेपी के लिए भी एक कठिन दौर है। जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी, उनके एक मंत्री का इस्तीफा हुआ वगैरह वगैरह। अब ऐसे में किसी एक विशेष जाति का अपमान, और वो भी दलित, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति,
तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की स्थिति में ये खुद तो जाकर के कूदेंगे नहीं, कूदेंगे तो यही जाने। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति तो सामने है, उसकी तो तस्वीरें हैं, जो कुछ हुआ है। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे मैंने इनसे पूछा था, जैसे मैंने इनसे पूछा कि इनका आपसे संबंध है या नहीं है, वैसे मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे घटना चक्र से जितना नुकसान इनका है उससे कहीं ज्यादा फायदा आपका है। शेखर, आपसे कर रहा हूं कि थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। देखिए, रामलीला मैदान वाला प्रकरण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की मानसिकता, इनकी मानसिकता जो है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है, महिला विरोधी है। और इसके सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अभी जो ताजा प्रकरण है वो तो केवल एक छोटा सा उदाहरण है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस दिन आ रहे थे, उनकी रैली असफल हो जाए उसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी ने हल्द्वानी में लगाया और तमाम रास्तों में बैरिकेडिंग खड़े किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सारे जितना समाचार पत्र, जितने चैनल से दिखाया है, हमको रैली शुरू होने के 1.5 घंटा पहले मजबूरी में एसएसपी के दफ्तर का घेराव करना पड़ा, एसएसपी का घेराव करना पड़ा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के लगातार फोन आ रहे थे, सारे नेताओं को। हमारे नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा जी, मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। हम लोगों ने फिर निर्णय किया कि अगर ऐसा होगा तो रैली में लोगों को ये पहुंचने ही नहीं देंगे, और फिर हमें मजबूरी में थोड़ा सा एग्रेशन लाना पड़ा, एग्रेसिव होना पड़ा, और हमने एसएसपी का घेराव किया। और पुलिस ने जब धरना हमने दे दिया वहां पर एसएसपी के कक्ष में, उसके बाद हमारे सामने आदेश दिए गए कि बैरिकेडिंग हटा दो, चेकिंग बंद कर दो, और उसके बाद लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये तो उस दिन की मैं आपको बात बता रहा हूं। इससे पहले 2024 की मैं आपको बात बताऊं, जनवरी में मथुरा दत्त जोशी जी मेरे साथ ही थे उस समय, हम दोनों पार्टी के उपाध्यक्ष ही थे, और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे पार्टी के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही कार्यक्रम था देहरादून के राजधानी के बन्नू स्कूल में। ऐन वक्त पर जिला प्रशासन ने पुलिस लाइन में खड़गे साहब का हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन को पेंडिंग कर दिया, रद्द कर दिया, और उसके बाद हमको डीजीपी के दफ्तर में जाकर के हंगामा करना पड़ा, डीजीपी के दफ्तर में जाकर के घेराव करना पड़ा, क्योंकि पुलिस से ही ऐसी रिपोर्ट शासन ले रहा था कि साहब वहां पे हेलीकॉप्टर उतरना उचित नहीं है। और उसके बाद हमें हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन दी गई, और तब जाकर के वो कार्यक्रम हमारा हुआ। अब आ जाइए जो हवन की बात है। अब आप वहां पर हवन कर रहे हो, सरकार की क्या आंखों में पट्टी बंधी हुई है? सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां गई? सरकार की तमाम जो, अरे भाई, रामलीला मैदान हल्द्वानी के बीचों बीच है, हल्द्वानी शहर में है, और उस हल्द्वानी शहर में जो बहुत संवेदनशील बनाया हुआ है भाजपा ने कई सालों से सांप्रदायिक तनाव के कारण, उस रामलीला मैदान में इनके मखौटे, क्योंकि गोविंदाचार्य का अगर आपको वो कोट याद हो, जिन्होंने कहा था कि मखौटे होते हैं हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी तो केवल मखौटा है, हमारे असली लोग और होते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है। इनके जो मखौटे हैं और इनकी आड़ में जो लोग, तमाम उपद्रवी लोग, तमाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने को जो लगातार प्रयासरत रहते हैं वो लोग, उन्होंने जाकर के वहां हवन किया और गंगा जल छिड़का। कहां गई थी एलआईयू? कहां गई थी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी? ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल आप पॉइंट पे आए। एक सेकंड, अब मेरा सवाल सुनिए। चर्चा हो रही है ना, वार्ता, अब इसको आगे बढ़ना है। दसवाना साहब, जो पॉइंट आपने रखा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस की तरफ से आपने इस बात को रखा है, मुखौटा और वो सारी चीजें आपने बता दी, दिस इज द पॉइंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस देश में जो टीका लगा रहा है, पंडित है या हवन कुंड, ये सब जो कुछ भी कर रहा है, मतलब जितना भी सन्यासी वर्ग या इस तरीके का जो भी दिखता है, या कोई जय श्री राम बोल रहा है, जय श्री कृष्ण बोल रहा है,
कांग्रेस के हिसाब से वो आपका आदमी नहीं है, मतलब वो सारा बीजेपी के ही खाते का है, ये आप मान रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हाँ तो क्लियर अरे कीजिए। भाई एक बात बताइए, मैं तो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं और पता नहीं संयोग से हुआ या कैसे हुआ, जो पैनल में लोग बैठाए हुए हैं, उपाध्याय जी से लेकर के, जोशी जी से लेकर के, पंडित विपिन जोशी जी से लेकर मथुरा दत्त जी से लेकर के, नहीं, इसके सारे ही, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपने कहा ना कि श्री राम सेना, ओहो, आपने कहा कि श्री राम सेना इन्हीं का मुखौटा है। वो देखिए धस्माना साहब, दो बातें नहीं हो सकती एक बात में। आपने कहा मुखौटा, तो इसका मतलब जितना भी आदमी, आप 3 बार की वो कर रहे हैं वो ठीक है, आज आपके मथुरा दत्त जोशी, ओहो वो उधर चले गए, क्या पता आप भी इधर ही आ जाएं, वो पहले चले गए आप बाद में आ जाएं, हमें क्या पता। नहीं, मेरे तो जीन्स में नहीं है, मैं हेमवती नंदन भगोड़ा जी का हेमवती, ठीक बात है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए मैं समझ रहा हूं, नहीं हमारे दर्शक भी समझ रहे। अब ठीक है, अब मैं चर्चा हो गया धस्माना जी, हो गया। जोशी जी मैं आता हूं आपके पास भी, रुकिए जोशी जी थोड़ा सा बचा के रखिए जरा। अब एक महत्वपूर्ण बात मुझे कह देने दीजिए अपने दर्शकों को, क्योंकि अब मुझे सपा और बसपा के पास जाना है। आप समझिए, उत्तराखंड की गणित को समझ लें हमारे दर्शक। उत्तराखंड में ठीक ठाक एक आबादी है जो दलित तबके से, बसपा अगर उत्तराखंड बनते समय समाजवादी पार्टी की सरकार ना होती, वो गोलीकांड ना हुआ होता, तो समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा क्लेम होता उत्तराखंड के अंदर चुनावी मैदान में। वो सपा ने मिस किया, आज तक उस चीज का दुख है सपा को। वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी जमीन तैयार करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस जगह पर मैदान मारती हुई दिखाई दी है कई मोर्चों पर। बहुत सारी सरकारें आई गई ये वो, लेकिन बसपा ने अपना एक कैडर वहां पर खड़ा किया। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हमने देखी हैं। अब आप समझिए कि यह जो मामला है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से उठाया है, जिस तरीके से बीजेपी इसमें ट्रैप हुई है, इसका फायदा असल में किस किस तरीके से कहां कहां जाने वाला है, ये चीजें इसी जगह पर आनी है। ये उतना बड़ा विषय ना होता अगर ये चुनाव 6 महीने बाद ना होता, मैं भी ना उठाता इस मुद्दे को। अब मैं आपके पास आता हूं उपाध्याय जी, आपने मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझा होगा। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर किसी का स्टेक रहा है उत्तराखंड में ठीक ठाक सा जनाधार वाला, तो बहन जी का रहा है। यह जो कुछ हो रहा है यह कतई ठीक नहीं है, और पॉलिटिकली बीजेपी ऐसी गलती करेगी नहीं। अगर मुखौटा होगा तो जला देगी उसको। यह जिस तरीके की घटना हुई है, इसमें फायदे और नुकसान से ऊपर समाज को तोड़ना और उसके बाद वोट को बटोरना, और इसमें अगर बीएसपी अपना स्टेक नहीं देख रही है, तो क्या आप उत्तराखंड से बाहर हैं? शेखर जी, सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों को अपनी तरफ से अभिवादन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और देखिए, 21वीं सदी में अब हम जी रहे हैं। हम जोशी जी की भी बात सुन रहे थे। जोशी 2 लोग हैं, दोनों भाई लोगों की बात सुन रहे थे। प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सपा के भाई मेरे बैठे हैं, मैं सबकी बातें सुन रहा था। ठीक है, हम जी कौन से युग में रहे हैं? हम आज टेक्निकल युग में, हम डिजिटल युग में, हम इंडिया को डिजिटल बनाने जा रहे हैं। और फिर हम उन मानसिकताओं का एक मिश्रण बना के रखे हैं जो इस तरह की घटनाएं देख करके असहज महसूस कराती है पूरे देश में, नहीं पूरे। अच्छा ये बताइए, इस न्यूज को अगर विदेशी चैनल कवर करे तो क्या जाएगा संदेश के हमारे देश में हो क्या रहा है, और ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं, इनका इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सारी चीजें ढूंढा जाए। तो एक बड़ा विडंबना है कि हमारे घर में बैठा हुआ एक 18 साल का जेनजी बच्चा अगर ये कहे कि बताइए अभी इस युग में भी इस मानसिकता के लोग जिंदा हैं क्या, कि अभी भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड, ओबीसी, ब्राह्मण, अपर कास्ट में जी रहे हैं। चलिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये रामलीला मैदान, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर भी एक बड़ा सा रामलीला मैदान है। जिस दिन रामलीला होती है 9 दिन उसको शुद्ध करते हैं कार्यकर्ता जो भी कराता है। उसके बाद उस रामलीला मैदान में बकरी, भेड़, जानवर, आदमी सभी लोग चलते हैं, जाते आते हैं। तो क्या डेली श्री राम सेना जाकर के उसको शुद्धिकरण कराती है? इस तरह की मानसिकता। अच्छा, मैं जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के श्री जोशी जी हैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे द्वारा ये किसी तरह का प्रायोजित नहीं है, हमारे दल के द्वारा नहीं है,
और इस पे कोई ना कोई आगे बढ़ के आवे, शेखर तिवारी जी आवे और अगर एक कोई आवेदन दे तो वहां का एसएचओ थानेदार जो है एफआईआर दर्ज कर देगा और इनको जो है गिरफ्तारियां की जाएगी। देखिए, जब दृढ़ इच्छा, ये है कौन पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए। और इतने बड़े नेता, खड़गे जी इस देश के नंबर 2 नंबर 3 नेता आज की डेट के हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, कर्नाटका के मुख्यमंत्री के तौर पे इतने बड़े नेता का अपमान, और इनका तो अपमान किया गया। हमारे नेता, हमारी नेता जो बहन कुमारी मायावती जी, उनके न जाने कितने बार कई जगहों पे जाने के बाद ये श्री राम सेना, ये कौन भक्ति सेना, कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कई बार गंगा जल और पानी को ले जा करके और वहां छिड़कने का काम किया है। ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार की क्या है। क्यों नहीं इनको उठा करके अब तक जेल में डाल देना चाहिए श्री राम सेना, और श्री राम सेना की मान्यता, जो मान्यता है इनको, वहां के जो संबंधित श्री राम सेना की मान्यता है, इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए। ये कौन सी मानसिकता से आप जी रहे हैं। इस तरह की घटना को रूप देना जितनी निंदा की जाए कम है। और रही बात हमारे दल की, हमारे दल का एक कैडर है, उत्तराखंड में हम मजबूत हैं, हमारे पास एक बोर्ड का अच्छा खासा वोट और सपोर्ट के साथ हमारा एक कैडर भी बहुत अच्छा है उत्तराखंड के अंदर, और जो एक्टिव है और बूथ लेवल पे एक्टिव है। और आने वाले चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जड़ से उखड़ जाएंगे जोशी जी के दल वाले, इस तरह की मानसिकता रखने वाले। मेरे ख्याल से विकास पे काम नहीं करना है, आपने विकास पे काम नहीं करना है। आपने अपने बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, आप रुकेंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा। और मेरे ख्याल से आपने जो बात अभी अभी कही है, ये विषय जितना बड़ा पॉलिटिकल है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता आज की तारीख में। विवेक जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, भाई आप तो एक सेकंड अब सुनिए, बड़ा मजेदार प्रसंग आने जा रहा है, क्योंकि मैं शुरू में करूंगा विवेक जी, वरना अभी आधा घंटा उसी पे बोल जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी 5 कालिदास मार्ग गए थे, मैं खुद ही बोले दे रहा हूं, तो भाई होता है, भाई गृह प्रवेश होता है अपने यहां, आप भी पंडित हैं तो वो पूजा पाठ वगैरह होता है। अब वो तो महंत हैं, है ना, मठाधीश हैं, तो वो एक उपाध्याय जी, आप रुक जाइए, उपाध्याय जी मान जाओ भैया, ऐसे चल नहीं पाएगा। इसीलिए मैं समय बचाता हूं अपने सवाल से, आप समझिए। विवेक जी, तो वो घटना, मतलब ये मान लेते हैं कि एक परंपरा के हिस्से में वो हुआ, अब आप उसको जोड़ना चाहें तो पिछड़े मामले से जोड़ सकते हैं, ओबीसी वाला फैक्टर ला सकते हैं, पीडीए वाला फैक्टर ला सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आपकी भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस ने तो 50 साल राज किया, बीजेपी भी चलो अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में करती है। यह जो व्यवस्था है, यह संकट आपके सामने भी आ सकता है, आता ही है, यह खत्म क्यों नहीं हो रहा है? और इसको अगर जिंदा रखा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ सोच करके ही रखा है पॉलिटिकल पार्टीज ने। अनम्यूट कर दीजिए माइक। मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, हमारे संस्कार परिवार के संस्थापक बैठे हैं, सौभाग्य है, और सभी जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके पूरे मन से चाहूंगा। सवाल ये नहीं है कि ये परंपरा है या प्रचलन, सवाल ये है कि आपने उस परंपरा को जिस तरह से राजनीतिक स्वार्थ में साधने का प्रयास करते हुए उसको हाईलाइट किया, आपके सूचना ने जिस तरीके से उन खबरों को प्रमुखता से दिखा करके आलोचित करने का प्रयास किया, और आपने जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि विधर्मी मुख्यमंत्री आवास पे आकर के उसको अशुद्ध करते थे, सवाल आपकी नीति, नियति और चरित्र पर है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल परंपरा है। आप हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब आवास छोड़ा था, आप अगर वहां गए रहने, बिल्कुल आप वहां पे गृह प्रवेश की पूजा करते और भव्य तरीके से उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट करते, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने विशेष, आप ही के सूचना विभाग ने विशेष रूप से उसको हाईलाइट करते हुए दिखाया कि इस कालिदास आवास को शुद्ध किया गया, गंगा जल से बाकायदा शुद्ध करवाया गया, और शुद्ध करवाने के पीछे एक लंबी फेरिस्त रही इनके प्रवक्ताओं की, इनके नेताओं की, जिससे इनकी जातिगत कुंठा, मानसिक विद्वेषता, पूर्वाग्रह से ग्रसित इनकी सोच और संकीर्ण तुष्टीकरण की जो भावना है वो इन्होंने स्वयं प्रदर्शित की। तो मुझे लगता है कि आज अगर भाजपा के प्रवक्ता इस मंच पे बैठ करके, चाहे जेपी नड्डा जी लोकसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि हम
इस तरह के उसका समर्थन नहीं करते, तो ये झूठ बोलते हैं। भाजपा के नैतिक चरित्र का पतन उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी के आवास को धुलवाने का काम किया था, और उस विषय को इन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के रूप में साधते हुए पूरी तरह से प्रसारित करते हुए आलोचनात्मक व्यंग कसे थे। एक बात चलिए ठीक है, अगर हम मान भी लेते हैं, उसके आगे के प्रक्रम में राजस्थान में अलवर में टीकाराम जूली का मामला भूले नहीं होंगे आप, वो भी दलित नेता थे कांग्रेस के, और जिस तरीके से राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने भाग लिया, उसके जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर परिसर में गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया। बताइए उनके ऊपर की एफआईआर कहां है? अभी कह रहे थे ना कि कोई हमें जानकारी दे, एफआईआर बताइए कहां है एफआईआर? अखिलेश यादव जी का कन्नौज का प्रकरण, गौरी शंकर महादेव मंदिर में दौरा करने के बाद वहीं के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर धुलवाया, बताइए एफआईआर कहां है? बिहार में सरसाहा में कन्हैया कुमार ने जब एक मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया तो वहां के क्षेत्रीय संगठन के साथ भाजपा के पदाधिकारी खड़े होकर के दूर से, भाई ये नहीं करवा रहे थे, ये सिर्फ देख रहे थे, और वहां पे मंदिर को गंगाजल से धुलवा रहे थे। जीतन राम मांझी का बयान वो आज इनके पले में है, वो खुद ही कहते हैं, वो खुद ही एक मंदिर में बिहार में मुख्यमंत्री रहते जब घर गए तो गर्मी को बाकायदा धुलवाया गया, जिसने व्यापक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमीरपुर के तत्कालीन मुस्लिम विधायक का मामला कैसे आप भूल सकते हैं? एक मुस्लिम विधायक के मंदिर में पूजा पाठ करने क्या चले गए राम जानकी मंदिर में, बाकायदा राम कथा में जबकि आमंत्रण दिया गया था, उसके बाद भाजपा के लोग पहुंचते हैं, मंदिर को धुलवाते हैं और उसका वीडियो टेलीकास्ट किया जाता है। राम मंदिर प्रतिष्ठा के पहले पवित्रीकरण किया इन्होंने, वो तो परंपरा है, लेकिन जो मुस्लिम मंच के माध्यम से जब मुस्लिमों को ला करके वहां दर्शन कराया गया, क्योंकि उसके बाद भी गंगा जल से धोया था, ये सवाल छोड़ रहा हूं मैं आज आपके ऊपर। 350 से अधिक मुस्लिम मंच के माध्यम से मुस्लिमों ने दर्शन किए थे, लेकिन एक तरफ पश्चिम यूपी में जब कोई मुस्लिम विधायक चला जाता है राम जानकी मंदिर, वो पवित्र मानते हैं ये लोग, लेकिन जब मुस्लिम मंच के तत्वाधान में, आरएसएस की मुस्लिम मंच के तत्वाधान में 300 से अधिक मुसलमान राम मंदिर के दर्शन करते हैं, तो उसमें ये उसको ये आपत्तिजनक नहीं मानते हैं। ये सवाल विपिन जोशी आदरणीय गुरुजी के लिए छोड़ता हूं मैं, पूछिएगा जरा। ठीक है, हम इसका जवाब तत्काल में ही लेते हैं। बिल्कुल, बहुत आज आपने बहुत अच्छा और पॉइंट वाइज रख दिया, बहुत अच्छा किया विवेक जी। जोशी जी मेरे ख्याल से आ रहा हूं, धसमाना साहब जो बात अभी आई है इस राउंड में, वो आपने सब पॉइंट्स नोट ही कर लिए हैं, मैं सवाल पे समय नहीं जाया करता, आप अपने पॉइंट्स अब रख दीजिए जो अभी तक की चीजें। एक चीज तो यह है कि जब आप किसी चीज का वजन बढ़ाते हैं, मतलब धर्म की जितनी जिसको कहा जाए कि प्रामाणिकता आपकी पार्टी की तरफ से दिखाई जाती है, तो मुसीबत यह है कि जरा सा भी कुछ होता है या किसी के भी द्वारा होता है तो यह मान लिया जाता है कि कोई अगर पूजा भी अपने घर में घंटी बजा रहा है तो बीजेपी का आदमी होगा। तो यह तो स्थिति आपकी है। अब उसी वजन ने आपको अपनी तरह से दबाने का भी काम किया। हम नहीं जानते कि वो संगठन है आपका कि नहीं है, लेकिन यह क्लेम किस तरीके का आपके ऊपर आ रहा है, यह सपा बसपा कांग्रेस हर तरफ से आ रहा है। ये सवाल मेरे से है? जी जोशी जी। देखिए, पहली बात तो मैं जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन कर लूं, मैंने पहले भी कहा कि हल्द्वानी की घटना का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर राजनीतिक रोटियां उसमें सेकना चाहें तो जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है, तो मैं उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल ने अपने अपने एंगल से सोचना है और अपने अपने एंगल से हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी टिप्पणी करनी है, वो स्वतंत्र कर सकते हैं। हमने अपनी बात कही है कि जब हमारा कोई लेना देना नहीं है तो आप उत्तराखंड या देश में अन्य जगह क्या हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उत्तराखंड में न हमने ये काम किया न हम इस काम का समर्थन करते हैं। जैसा अभी मेरे छोटे भाई आदरणीय धसमाना जी ने कहा कि रैली को फेल करने का काम किया और वहाँ इस तरीके का वातावरण बना दिया कि रैली फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, आदमी को नहीं आने दे, ये भी बिल्कुल निराधार बात है। किसी ने न किसी को रोका, न किसी ने किसी को रोकने का प्रयास किया। केवल मैं तो धसमाना भाई केवल यही कहूंगा कि एक आपकी पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, आपके नेताओं द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। उन्होंने पहले ये तय कर दिया था कि हम इस तरीके की नौटंकी करेंगे ताकि ये संदेश हम वीडियो बना के प्रसारित करेंगे और हमारे नेता जाके एसपी कार्यालय में ये सब प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है और आपका मेरा साथ ही बहुत पुराना साथ है, छात्र जीवन से हम लोग साथ रहे हैं। क्या आप जिस तरह की प्रवृत्ति उत्तराखंड में सिर उठा रही उसका समर्थन करते हैं? क्या जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने
आपने और हमने भी बड़े बड़े संघर्ष किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने वहां जाकर, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करता हूं, वो भी दलित ही हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो अब आज अपमान करने की बात कर रहे हैं, कि क्या कांग्रेस ने उनका अपमान नहीं किया था? वो अपमानित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली थी 5 साल तक, वो भी भारतीय जनता पार्टी में रहे थे। कि भारतीय जनता पार्टी ने पे रहे और कांग्रेस ने कब कब दलितों का अपमान नहीं किया, कहाँ नहीं किया? अंबेडकर साहब से लेकर अगर यहाँ तक का इतिहास अगर खोलेंगे तो फिर तो बहस करने के लिए बहुत लंबी, डिबेट में बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत लंबी बातें चली जाएंगी। कहाँ जगजीवन राम जी का अपमान हुआ, हम उत्तराखंड में यशपाल आर्य जी को जोड़ रहे हैं, राजकुमार जी को जोड़ रहे हैं जो पुरोला के विधायक थे। अगर हम बात करें नारायण राम जी गंगोलीहाट वालों का, तो कई नाम आ जाएंगे जहाँ दलितों का कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने घोर अपमान करने का काम किया। कुछ लोग तो परेशान होकर भाजपा में भी चले गए, हालांकि फिर वापस चले गए, ये अलग बात है। लेकिन मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं, और अगर जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में बात आई है, नेता सदन ने भी कहा है, पार्लियामेंट में कोई बात उठी है तो वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आदरणीय खड़गे जी का हम सब सम्मान करते हैं, हमने कभी नहीं कहा, और जिन लोगों ने आयोजन किया उन्होंने भी खड़गे जी का भी नाम नहीं लिया, दलितों का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा कि मंच में इस तरह के नारे लगे हैं, एक जाति विशेष के लोगों ने आकर वहां पर नारे लगाए थे, जाति धर्म के आधार पर नारे लगाए थे, इसलिए हम इस रामलीला मंच जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिसकी लीला का मंचन इस मंच में होता है, उन्होंने कहा वो स्वयं दलित हैं। 3 के 3 लोग। ठीक है मथुरा जी, मेरे ख्याल से आपने अपना पॉइंट रख दिया है। अब हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं धस्माना साहब का पॉइंट ले लेता हूं, आता हूं मैं फिर आपके पास आना ही है मुझे। मैं 1 सेकंड में कंक्लूड कर दूंगा। वो सारे लोग दलित हैं। आदरणीय धस्माना जी ने भी उस जो उनकी बाइट आई है या उनके जो भी उनके बयान आए हैं वो सब सुने होंगे धस्माना जी ने भी। और कहीं दूर दूर तक मैं फिर इस बात को कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता से के साथ कह रहा हूं, इस तरह की राजनीति के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति उत्तराखंड में करती है। शेखर जी पूछिए मत। आ रहा हूं उपाध्याय जी, आ रहा हूं, आप ही पास आऊंगा। धस्माना साहब का एक पॉइंट ले लेते हैं। धस्माना साहब देखिए, इन्होंने पूरा ठेका ले रखा है। इतना बड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो गया, कहां गई थी ये राम सेना, कहां चले गए थे लोग? और मैं तो समझता हूं कि जो राम को जानता है और जिसने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है, तुलसी बाबा ने तो कहा है राम केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा। भगवान रामलीला के मंच से एक भी वक्तव्य अगर सनातन कोई कहीं सिद्ध कर दे, कहीं किसी समाचार पत्र में, किसी चैनल में आप बता दें कि उस मंच से कोई बात ऐसी हुई हो, तो मैं उसके लिए कान पकड़ के माफी मांग लूंगा। ये सारी बहानेबाजी है और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले लोग, वो जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाते, अलग अलग बैनर से अलग अलग संगठनों को बना करके घृणा फैलाने का काम, विभाजनकारी काम, नफरती काम, सांप्रदायिक काम, ये वो लोग हैं। और इन लोगों को अगर सरकार, अब आपने राज्यसभा में मामला उठ गया तो आप कह रहे संज्ञान ले लिया। मैंने आपसे पहले शुरू में पूछा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां गई थी, सरकार की एजेंसीज कहां गई थी, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करी? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है और इसको माफ नहीं किया जा सकता। ये संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, ये लोग वो हैं जो इस देश के अंदर लगातार नफरती। भाई आप अरुण शौरी को तो नाम सुना होगा ना आपने, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड्स, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड्स किसने लिखी है? अरुण शौरी की वो किताब पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मंत्री रहे हैं वो, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का जिस तरह से चरित्र हनन करने का काम उस किताब में किया है, ये डॉक्टर अंबेडकर के बना, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं ले जाते, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं ले जाते। ये वो लोग हैं जो महिलाओं से भी नफरत, दलितों से भी नफरत करते हैं, पिछड़ों से भी नफरत करते हैं और इनकी नफरत की राजनीति अब समझ लिया है
अब मैं समझता हूं कि अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। चलिए इसलिए ठीक है, इनको भारी कीमत आपने देश में अपनी बात और रखी उत्तराखंड में भी चुकानी है। पड़ेगी। मैं उपाध्याय जी के पास जाता हूं, उपाध्याय जी भी अपना पॉइंट रख दें ताकि इस चर्चा के हम आखिरी हिस्से में आए। फिर उपाध्याय जी आप अपनी बात रखें। शेखर जी, बात ये रखना था कि अभी जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, मित्र क्या हमारे से तो उम्रदार हैं, मित्र नहीं कह सकता हूं मैं, बड़े आदर के साथ उनसे एक ही चीज कहेंगे कि जब पता चल गया तो आपने क्या कार्रवाई किया, सबसे पहले ये। और कार्रवाई अगर नहीं करते हैं आप, तो इसका मतलब आप उस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसका बढ़ावा आप ही दे रहे हैं कि आप लोग करिए और हम लोग टीवी चैनल पे आएंगे, आपका बचाव करेंगे, और बचाव करते के साथ हम ये जरूर कहेंगे कि हमने तो कुछ किया नहीं, ना हमारे दल से इनका कोई संबंध है। अब हम शेखर तिवारी और राजीव उपाध्याय अगर कानपुर में एफआईआर थोड़ी ना कराएंगे, कराना तो होगा हल्द्वानी में एफआईआर। तो ये एफआईआर करने के लिए सरकार इतनी दृढ़ सक्षम है कि उनको करना चाहिए। बचाव से नहीं बचा जा सकता और भागा जा सकता है। और दूसरी चीज कि वो तो वही रामलीला बता रहे थे हमारे मथुरा जोशी जी की जो भी काम किया नेहरू ने किया। अरे भाई, हमको कांसी राम जी के जमाने की बातें, हमको जगजीवन राम जी के जमाने की बातें, हमको बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने की बातें, सन 60 और 50 में हम नहीं जाएंगे और 47 में। हम आज का जीवन जीने के लिए हम 21वीं सदी में, जिस सदी में हम डिजिटल ला रहे हैं, हम कंप्यूटराइज हो चुके हैं, पल पल की खबरें हमारे पास छन के आ जाती हैं। उस युग में अगर हम बात करें, उस युग का जिसका अंत हो चुका है, जिसका कोई ना आगे है ना पीछे है। अब अम्बेडकर की बुराई कांग्रेस ने किया, जब किया तब किया। वो युग था एक करने का कि कौन क्या करता था, छुआछूत था। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि नहीं था, हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे दादाजी हुआ करते थे तब तक छुआछूत था, यह हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब अब हम आ गए हैं और जनरेशन जेनजी कहलाता है, और अब तो अल्फा, कुछ अल्फा कहलाने लगा ना जनरेशन शेखर जी। हाँ जी, हाँ जी, आ गया। अल्फा वाले युग में, बीटा वाले युग में जाकर के अगर हम इस जाति प्रथा और इस वाले प्रथा में, छुआछूत की प्रथा और कोई आ जाए। ठीक है, आपने भी अपना पॉइंट रख दिया है। मैं ठीक है, अब एक मैं जरा सा विपिन जी के पास जाता हूं। विपिन जोशी जी, जो बात अभी राजीव जी ने कही है या मथुरा जी जो सफाई दे रहे हैं, धस्माना साहब ने जो बातें रखी हैं, विवेक जी ने जो बात रखी, उसे एक बात ये समझ में आ रही है कि हम इस बात के लिए भी तैयार हैं या महसूस कर रहे हैं कि हम 21वीं सदी में बैठे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की है कि ये सिस्टम ही खत्म करें, मतलब एक ऐसी स्थिति बने जिसमें ऊपर आए। लेकिन सवाल ये है कि जो आपके संगठन का नाम है परिवार संस्कार, तो ये संस्कार कहां से आ रहे हैं, मतलब ये कैसे होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो वर्तमान ये स्वर्णिम काल चल रहा है सनातन का, जो हमारी वैभवशाली और गौरवशाली परंपरा थी, उसको आज एक ऐसा स्वरूप मिला है पूरी दुनिया में। हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारा योग, हमारा अध्यात्म, हमारी परंपराएं, इनका डंका बोल रहा है। और सब जगह जाकर के जो है हमारी जो ऋषि मुनि परंपरा चारों तरफ फैल रही है। और उसके अलावा आज मान लीजिए जो भी हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं, कहीं पर भी पूजा पाठ अर्चना और ये सब चीजें हो रही हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सारे राजनीतिक दल जो है अब भगवान शिव को भी मानने लगे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में भी जा रहे हैं, हमारी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए एक बड़ा गौरव की बात है। दूसरी ओर हमारे दलित समाज के, हमारे पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो सर्वोच्च पदों पे 2 बार, अभी थोड़े दिनों पहले रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती, उनको सर्वोच्च पद पर बैठाया गया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत गौरवशाली और वैभवशाली बात है। और हमारी जो संस्कृति है, संस्कार है, इनका पूरा ये आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे यूपी में योगी जी हो, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज जहां तक, वो ठीक है विपिन जी, थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा भैया, दूसरे के पास भी जाना है। समझिए, ये भी संस्कारों का हिस्सा है चर्चा में, ये भी संस्कारी में आता है। हाँ, वार्ता की ये संस्कारी है भैया, वार्ता का भी एक संस्कार होता है। बिल्कुल। ठीक है विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्थिति अभी बन रही है, इसमें एक बात तो ठीक है कि मतलब आइकॉनिक ही सही, हमारे यहां सिंबलिज्म की राजनीति होती है, प्रतीकात्मक रूप से हम चीजों को आगे रखते हैं। ऐसा नहीं मतलब अब्दुल हमीद का जिक्र होता रहा तो वो किस लिए होता रहा, मतलब उस पर नहीं जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने,
हामिद अंसारी हमारे यहां बने, पदों पर आए, नेताजी खुद एक आइकन थे, कांशीराम जी खुद एक आइकन रहे, मायावती जी आइकन हैं, तो ये आइकॉनिक राजनीति होती रही। लेकिन सवाल इस बात का कि अब इससे भी आगे चीजें जा रही हैं। ये जो मामला जाति में आकर के फंसता है, ये किसी ना किसी रूप में वोट बैंक के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि बाकी जगहों पर ये काफी ज्यादा डैमेज भी कर रहा है, और डैमेज इस तरीके से कर रहा है कि जो बच्चे हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, जो स्थिति बन रही है उसमें। देखिए, दो बातें स्पष्ट रूप से आपके मंच पर रख देता हूं। भारत सरकार का सांस्कृतिक विभाग कर क्या रहा है? ये दायित्व किसका है? मूल दायित्व किसका है कि इस तरह के भेदभाव की स्थिति को, चाहे गैर संस्कारहीन परिधि में परिपाटी को आगे बढ़ाने से रोका जाए, ये किसका दायित्व? सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस प्रदेश के लोगों के मंतव्यों में ही कुंठा है, जिस प्रदेश के लोगों में पूर्वाग्रह है, राजनीतिक देखिए त्याग और समर्पण का विषय है, राजनीतिक कुंठा और पूर्वाग्रह साधने का साधन और हथियार नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से ये परिपाटी शुरू हुई और आज उसको लोग आत्मसात कर रहे हैं, सभी को यह लगने लगा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बदहाली देख ही रहा हूं, आप सभी देख रहे होंगे। जिस प्रकार से जातियों की एक बड़ी दीवार खड़ी की गई है और उस जाति की दीवार के एक तरफ सारे धर्मों को खड़ा कर दिया गया है और पुनः उसी तरीके से सामंतवाद को हांका जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी परिपाटी का जनक और जिम्मेदार कौन? भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मंच पे खड़े होकर के हिंदू शब्द की राजनीति को प्रेरित करते हैं, तो वो हिंदू कौन मानता है अपने आप को? वास्तविकता यह है कि सवर्णों का विशेष वर्ग जो तिलक लगाता है, जो भगवा धारण करता है, जो जनेऊ पहनता है, जो हाथ में कलावा बांधता है, जो मंदिर जाता है, वो अपने आप को हिंदू मान बैठा है। भले उसको न मंत्रों का ज्ञान हो, न वेदों का ज्ञान हो, न पुराणों का ज्ञान हो, न नियमों का ज्ञान हो, न उपनियमों का ज्ञान हो, न संस्कार का ज्ञान हो, किसी चीज का ज्ञान हो, लेकिन वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ हिंदू मान बैठा है। उसको लगता है कि तिलक लगा करके नेताजी के पीछे खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेना ही हिंदू का परिचय। सत्यता यह है कि आप सनातनी तो है ही नहीं, हिंदू कहां से बन जाएंगे? हिंदू तो एक ही है। और दूसरी बात, विवेक जी, चूंकि आपने एक सेकंड रुक जाइए, बहुत ठीक है, आपने पॉइंट ले आए हैं, आपने हिंदू और सनातन को अगर लेकर के आए हैं, तो अब आपको यह भी बताना होगा कि ये जो मुस्लिम तबका है, इसको कैसे आप ले जाएंगे? हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये हिंदुओं को, सनातन को ला करके वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ले आती हैं, लेकिन अब आप बताएं कि मुसलमान, ये भी आप ये मत समझिए कि राइट का मतलब केवल इसलिए राइट है कि तिलक और वो रखा है। धर्म जहां पर आ रहा है और एक्सट्रीम में आ रहा है, वो हर कोई राइट है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी राइट विंग है और बीजेपी भी राइट विंग है, हिंदू सनातन भी राइट विंग है, तो मुसलमान भी राइट विंग है, लेकिन वो वोट के लिहाज से अलग है। अब आप बताएं। देखिए, दो बातें, ना आप हिंदू को छोड़ सकते हैं, ना आप सनातन छोड़ सकते हैं, ना इस्लाम छोड़ सकते हैं, ना आप पारसियों को छोड़ सकते हैं, ना आप ईसाइयों को छोड़ सकते हैं। सभी की व्यवस्था दी गई है हमारे संविधान में, सभी के लिए व्यवस्था दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जब अपनी शपथ की तीसरी अनुसूची को भूल जाते हैं, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सभी के मुख्यमंत्री होने का जब भाव समाप्त हो जाता है, तो मुझे लगता है वो एक संगठन विशेष के और एक जाति के केवल राजनीति से प्रेरित होकर के पूरी राजनीति का रायता फैलाने का काम करते हैं, जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दिखाई दे। फायर ब्रांड कह करके जिस तरह से पोषित किया गया, आज वही फायर आपके घरों को जलाने का काम कर रहा है। चलिए ठीक है, उससे बढ़कर के कंक्लूड कर देता हूं, अब कंक्लूड कर दूं। हाँ। और किस गंगा जल से धुलवा रहे थे? नमामि गंगे योजना, जो देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार योजना तब ठीक है, बस हो गया, तो गंगा तो स्वच्छ कर दीजिए भाई। पूरा इतना समय नहीं होता, मतलब ये लाठी मार के छोड़ दीजिए, वही ठीक है। मथुरा जोशी, मैं आपसे अब ये जोशी जी जानना चाहूंगा। मथुरा जी, दो जोशी हैं, तो मैं बार बार नाम इसलिए क्लियर करता हूं कि तब समझ में आ जाए। मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि 2014 के बाद से मुसलमान तो आपका कभी है नहीं, ये तो बीजेपी मान करके चले, वो कुछ भी आप मंच बना लीजिए, मुस्लिम मंच और ये वो कुछ भी, वो आपका था नहीं। कलकत्ता के चुनाव में तो कुछ और कह रहे थे ये। 14 से आपने जो हिंदुआने को इकट्ठा किया, उसमें कुछ काम तो 2024 के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने कर दिया, बाकी लग रहा है कि उत्तराखंड से हो जाएगा। यह स्थिति इस तरीके की पूरे हिंदुस्तान में बन रही है कि जो वोट बैंक के लिहाज से आपने हिंदू तबका इकट्ठा किया, वो सबके गले की फांस था, और अब वापस वही वजन इतना बढ़ा है, या इस तरीके की स्थिति है। आपको सचेत होना चाहिए था। आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि आप चूक रहे हैं किसी जगह पे? नहीं, हम कहीं नहीं चूक रहे हैं। हमारा तो मंत्री है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबके ऊपर भरोसा करके चलते हैं, सबको अपना मान के चलते हैं। अरे आप कर रहे हैं, लेकिन उस तबके को नहीं है आप पे। मुसलमान आप पे भरोसा नहीं करता, ये आपको लग रहा है, वो अच्छी बात है। सरकार होने के नाते आपको करना चाहिए। वोट नहीं मिलता आपको, हमारे नेता भरोसा, हम वोट आपको हिंदुआने ने इकट्ठा होकर के दिया। आप बात समझिए ना, फैक्ट पे आइए। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव में जाएंगे वोट पाएंगे, वोट चाहिए आपको। नहीं, हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के विकास के लिए राजनीति करते हैं, नौजवानों के हित में राजनीति करते हैं। और जो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जेन जी का जमाना, कंप्यूटर का जमाना, सब जमाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि हल्द्वानी में जिन्होंने शुद्धिकरण किया वो तीनों के तीनों बालक जेन जी हैं, अंडर 30 के एज के बालक हैं, तीनों के तीनों, उनमें कोई बड़ा आदमी नहीं है। बचाव क्यों कर रहे हैं? बस ये भी इतना बात, कहिए, अगर ये भी बात बच्चों को जेन जी कह के आप बचाव करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे घर के बच्चे फिर कह रहा हूँ, हैं, ये आपके घर के बच्चे हैं, बच्चे कहीं बाहर के नहीं है, हमारे समाज के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। लेकिन इन्होंने कुछ किया है, सुनिएगा, कुछ किया है इन्होंने, तो उसका जवाब या उनके ऊपर कार्रवाई अगर आप नहीं दिखाएंगे तो ये हर एक घटना की पुनरावृत्ति होगी। आज हल्द्वानी में हुई, कल नैनीताल में होगी, परसों अल्मोड़ा में होगी, ये घटनाएं बढ़ेंगी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये मेरे पास आज आप जैसे लोग अगर षड्यंत्र करके, ठीक है, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। ठीक है जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, सूर्यकांत जी, विवेक जी, राजीव जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुद्ध और अशुद्ध, राजनीति में न कोई चीज पूरी तरह से शुद्ध है और ना ही पूरी तरीके से अशुद्ध है। राजनीति का एक ही लक्ष्य है और एक ही प्राकट्य भाव है, वोट, सिर्फ वोट। वह शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है, सिर्फ लक्ष्य है और लक्ष्य वोट पाना है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी चुनाव है। और हमारे देश की जो जातिगत व्यवस्था है, यही राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, मतलब दक्षिण पंथ, वाम पंथ, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, ये सारी व्यवस्थाएं यहीं से बाहर निकल रही हैं और राजनीति में अपनी तरह से अपना स्थान भी ढूंढ रही हैं। बड़ी चीज यह है कि 2014 के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदू वोट बैंक को अपने साथ में जोड़ा था, उसके बाद उस वोट बैंक में सेंध कैसे लगे, 12 साल लगे, लेकिन आज यह स्थिति बन गई है कि उसमें डेंट आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है। और मुसलमान कभी भी बीजेपी को इंटैक्ट होकर के वोट देने से रहा। जो बीजेपी को हरा रहा होगा उस पार्टी के उस कैंडिडेट को वोट चला जाएगा और बाकी पार्टियां आपस में गठबंधन करके केंद्र में बैठे या राज्य में बैठे, उनको आपस में नहीं, सत्ता चाहिए। तो अब ये चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी है कि आपकी मंशा थी या नहीं थी, आपके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश या षड्यंत्र ही हुआ, आप सफाई देते रह जाएंगे, लेकिन वो नैरेटिव इस तरीके का बन करके खड़ा हो चुका है जहां पर यह शुद्ध और अशुद्ध से आगे बढ़ा हुआ एक सियासी युद्ध बन गया है। अब इसका कैसे काट निकालनी है, यह शायद बीजेपी को एक बार फिर से सोचना होगा। नमस्कार।